जब चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक ऑफिशियल सर्कुलर निकाला था चौधरी साहब ने, यह कहते हुए कि अगर कोई भी शैक्षणिक संस्था का नाम किसी जाति विशेष पे हो, उसको सरकार की ग्रांट नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जो किसी एक कैटेगरी को आरक्षण देता है लेकिन उसकी गिनती नहीं करता। कहीं नहीं होता दुनिया में ऐसा। या तो आप आरक्षण मत दो, आरक्षण देते हो लेकिन आप उसकी गिनती नहीं करना चाहते हो। जिस दिन इस देश में जाति की जनगणना होगी, उस दिन इस देश में चंद जातियों का जो वर्चस्व है उसका आंकड़ा पूरे देश के सामने आ जाएगा कि जिन लोगों को हजारों साल तक इस देश में शिक्षा का विशेष वर्चस्व था, वो लोग आज भी इस देश में शिक्षा और नौकरी के बारे में किस तरह से कुंडली मार के बैठे हुए हैं इस देश में, इसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। अगर देश के किसी एक नेता का नाम बचपन से मैंने अपने पिताजी के मुंह से सुना, पता नहीं क्यों लोग मेरे पिताजी को उस छोटे से शहर में चौधरी साहब बुलाते थे। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और किसी एक नेता का नाम उनके मुंह से आदर से सुना तो वो चौधरी चरण सिंह थे। आप में से कई लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे तो कभी नहीं मिला। लेकिन मुझे याद है जब मैं शायद 12-15 साल का था तो पिताजी की उंगली पकड़ के चौधरी साहब की एक मीटिंग में लेके गए। वो मुझे कहते, अच्छा किसी नेता को सुनना है, मेरे साथ चल। तो उनकी उंगली पकड़ के मैं भी गया। चौधरी साहब की मीटिंग थी हमारे शहर में, बहुत विशाल मीटिंग थी। मुझे ये भी याद है कि चौधरी साहब ने, आजकल तो नेता लोग भाषण देना शुरू करते हैं तो जनता को थोड़ा सा कुछ लॉलीपॉप चुसाते हैं, कोई ना कोई अच्छी ऐसी बात करते हैं, जनता बड़ी खुश हो जाए। चौधरी साहब ने उस मीटिंग की शुरुआत में अपनी बात ही ऐसे शुरू की, देखो भाई जो पीछे खड़े हैं ना, तुम सोच लो, यहां कोई तुम्हें शक्ल तो दिखनी नहीं कोई बीरबानी की, या तो तुम चले जाओ या तुम बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो। वो जो आत्मविश्वास था उस जमाने के नेताओं का, वो जो जमीन से जुड़ाव था, जो समझ थी, और उसके बाद चौधरी साहब ने 1 घंटा बिल्कुल जैसे इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर भाषण दिया करता है उस तरह का भाषण दिया था। पिताजी घर से वापस लाए और कहा कि अब किताब पढ़ इनकी। तो अर्थशास्त्र की समझ, देश की समझ, चौधरी साहब जैसे राजनेताओं से ही नहीं। जब हम चौधरी साहब को याद करें तो उनके राजनीति में उन्होंने जो कुछ पद ग्रहण किए वो तो याद स्वाभाविक रूप से हम करते हैं, लेकिन जो विचार उन्होंने दिए, इस देश के विकास की दिशा जिसके बारे में सभी नेता, सभी अर्थशास्त्री, सब लोग सहमत थे कि देश इस तरफ जाएगा, उस वक्त अगर एक इंसान की हिम्मत थी, एक शख्स की, जिसने खड़े होकर कहा कि यह हिंदुस्तान के विकास की दिशा नहीं है, हिंदुस्तान के विकास की दिशा दूसरी है, वो चौधरी चरण सिंह। इसलिए आप सबको धन्यवाद कि आपने मौका दिया उन्हें याद करने का। एक शिकायत भी है। शिकायत यह है कि हम हिंदुस्तानियों की पता नहीं कुछ ऐसा मिजाज है कि हम अपने हर बड़े नेता को छोटा कर देते हैं। संयोग से जवाहरलाल नेहरू को कश्मीरी पंडितों का नेता नहीं कहा जाता, बचा हुआ है अभी भी देश थोड़ा सा, और महात्मा गांधी को गुजराती बनियों का नेता नहीं कहा जाता, लेकिन बाकी तमाम नेताओं का कद हमने छोटा कर दिया है। चाहे वो बाबा साहेब अंबेडकर हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, और चाहे चौधरी चरण सिंह। इसलिए याद दिलाना पड़ता है कि जब चौधरी साहब बिल्कुल अपना कैरियर शुरू कर रहे थे, उनको एक कॉलेज में प्रिंसिपल बनने का ऑफर मिला। जाट कॉलेज था। चौधरी साहब ने कहा प्रिंसिपल तो बन जाऊंगा, कॉलेज का नाम बदलो, नाम जाट कॉलेज हटाओगे तब मैं प्रिंसिपल बनूंगा। उन्होंने नहीं बदला और चौधरी साहब ने वो नौकरी स्वीकार नहीं की। याद रखने की जरूरत है, जब चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बदलवाया था जी,
तब उन्होंने एक ऑफिशियल सर्कुलर निकाला था चौधरी साहब ने, यह कहते हुए कि अगर कोई भी शैक्षणिक संस्था का नाम किसी जाति विशेष पे हो उसको सरकार की ग्रांट नहीं मिलेगी। बदलवाए थे उन्होंने नाम इसलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उस महान शख्सियत को हमने छोटा कर दिया है, हम सब ने, जो इस कमरे में बैठे हैं सब ने। उस शख्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी यह कहते हुए कि गजेटेड ऑफिसर वही बने जो अपनी जाति के बाहर शादी करेगा। ये विचार थे उसके। आज लोग खड़े होकर बोलते हैं बड़े किसानों के नेता और कुलक, पता नहीं कहां कहां से ये शब्द आ जाते हैं इनके मन में। चौधरी साहब ने इस देश के छोटे किसान के लिए जो किया, छोटा मंझोला किसान, जिसका नाम भी आजकल इस सरकार को बोलना आ गया, पहले तो आता नहीं था। ये छोटा मझोला किसान जो था, चौधरी साहब का सारा जीवन उस छोटे मझोले किसान के लिए आया था, उसकी सेवा में आया था। मुझसे बहुत ज्यादा जानकार लोग यहां बैठे हैं। मैं सिर्फ यह बात याद दिलाना चाहता हूं इसलिए कि आज आपने जो इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु चुना है, सामाजिक न्याय, हम भूल जाते हैं कि चौधरी साहब उस सामाजिक न्याय के इस देश के अग्रणी नेताओं में से एक थे। सामाजिक न्याय की बात करते वक्त हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, हम राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, पता नहीं क्यों चौधरी साहब का नाम भूल जाते हैं ऐसी बात करते वक्त, जबकि उन्होंने किया। यह जिस मंडल कमीशन की बात की जाती है, 1979 में इस मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था और उस वक्त 78 में मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था और उसे अपॉइंट कर, और इतिहास दर्ज करता है कि उस जमाने के प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन बने। जिन लोगों ने सुनिश्चित किया कि मंडल कमीशन बने उनमें से चौधरी चरण सिंह थे। गृह मंत्री भी थे और मतलब कैबिनेट में जिन लोगों ने धक्का दिया कि यह काम होना चाहिए, तो उनमें से चौधरी साहब थे। इसलिए आज आपने सामाजिक न्याय का जो मुद्दा चुना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत लंबी बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसके जो दो बिंदु हैं जिन्हें आज इस देश को सख्त जरूरत है, उसे आप अपने आज के प्रस्ताव में शामिल किया है। पहला जाति जनगणना और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। तो हम जाएं यहां से उत्साह लेके जाएं, लेकिन साथ में एक दो विचार भी लेके जाएं। इसलिए मैं 2-2 मिनट दोनों पे कुछ बात कह देता हूं। जाति जनगणना क्या है? कहते हैं, हम सब कहते हैं 1931 के बाद से इस देश में जाति की जनगणना नहीं हुई। यह बात सच भी है और झूठ भी है। इस देश के हर सेंसस में हमेशा जातियों की गिनती होती है। सेंसस ऑफिसर आपके पास आता है, पूछता है आपकी जाति क्या है, फिर कहता है अच्छा आप SC ST में नहीं आते तो फिर आपकी गिनती नहीं होगी। अगर आप SC ST में आते हैं तो केवल SC ST की गिनती नहीं होती, SC में हर जाति की अलग से गिनती होती है। यानी कि इस देश में जातियों की गणना की व्यवस्था आज भी कायम है, आज भी वो तंत्र है। आपको उसमें केवल एक कैटेगरी और जोड़ने की जरूरत है, OBC। और अफसोस है, विचित्र चीज है, यहां मंच पर बैठे सभी जाति जानते हैं, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जो किसी एक कैटेगरी को आरक्षण देता है लेकिन उसकी गिनती नहीं करता। कहीं नहीं होता दुनिया में ऐसा। या तो आप आरक्षण मत दो, आरक्षण देते हो लेकिन आप उसकी गिनती नहीं करना चाहते हो। जो OBC समाज के नेता हैं वो कहते हैं कि देखिए, जिस दिन आरक्षण होगा OBC का पिछड़ापन सामने आ जाएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पता लग जाएगा कि OBC की गिनती कितनी ज्यादा है जब भी जाति की जनगणना हो जाएगी। तो मैं कहता हूं नहीं, इससे भी एक बड़ी बात है। जिस दिन इस देश में जाति की जनगणना होगी उस दिन इस देश में चंद जातियों का जो वर्चस्व है उसका आंकड़ा पूरे देश के सामने आ जाएगा। क्योंकि जाति जनगणना का मतलब केवल गिनती नहीं होता,
वो आपके घर में मास्टर जी आते हैं, गिनती नहीं करते सिर्फ, उसके बाद वो पूछते हैं पढ़ाई कितनी की, घर में संपत्ति क्या है। और जाति जनगणना का मतलब है ये आंकड़ा पूरे देश के सामने आ जाएगा कि जो तथाकथित उच्च जातियां कहलाती हैं, अगड़ी जातियां, सवर्ण जातियां कुछ जो कहलाती हैं, उनमें शिक्षा कितनी है और बाकियों में शिक्षा कितनी है। मनोज भाई यहां बैठे हैं, सोशियोलॉजिस्ट, आपको हैरानी नहीं होगी, मुझे भी हैरानी नहीं होगी, हमने धंधा कई साल तक किया है, आंकड़े हमें पता है। लेकिन ऑफिशियली यह आंकड़ा इस देश के सामने आ जाएगा कि जिन लोगों को हजारों साल तक इस देश में शिक्षा का विशेष वर्चस्व था, वो लोग आज भी इस देश में शिक्षा और नौकरी के बारे में किस तरह से कुंडली मार के बैठे हुए हैं इस देश में, इसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। और इसलिए जाति की जनगणना नहीं होने दी जाती। आप सोच सकते हैं, सन 2010 में संसद ने प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद भी जाति जनगणना नहीं होने दी गई। कभी संभव नहीं है। संसद में प्रस्ताव एक मत से पारित हुआ, बीजेपी को भी समर्थन करना पड़ा, उसके बाद भी जाति जनगणना होने नहीं दी गई। जाति जनगणना करने वाले रजिस्ट्रार इसकी सिफारिश कर चुके हैं, संसदीय समिति इसकी सिफारिश कर चुकी है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इसकी सिफारिश कर चुका है, 6 राज्य सरकारें इसकी सिफारिश कर चुकी हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि इस देश की सत्ता से ऊपर एक और बड़ी सत्ता है। एक तो सत्ता वो है जो संसद में बैठते हैं, नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं, साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, और एक सत्ता वो है जो 5000 साल से इस देश में कायम है। और वो सत्ता जो अदृश्य सत्ता है, वो सत्ता ये सुनिश्चित करती है कि इसकी सच्चाई इस देश के सामने नहीं आ पाएगी। और इसलिए आज आपने अपने प्रस्ताव में जो इसका समर्थन करने का फैसला किया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब भी, पता नहीं है 2021 का सेंसस कब होगा, 2021 में तो हुआ नहीं, 22 में होगा, 23 में होगा, होगा भी नहीं, हम जानते नहीं, लेकिन जब भी हो इस सवाल को गंभीरता से उठाना चाहिए। इसके बारे में काफी टेक्निकल मेरी सुझाव है जो मैं जयंत जी को अलग से दे दूंगा, क्योंकि इसको करवाने के कई तरीके हैं। और एक तरीका सिंपली ओबीसी एन्यूमरेशन मांग लीजिए और कुछ मत मांगिए, इतने से काम बन जाएगा। तो खैर वो एक अलग तरीके हैं। आखिरी बात इसी से जुड़ी हुई जो जयंत जी कह रहे थे कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर में तमाम वर्गों में कुछ चंद जातियों का, कुछ चंद वर्गों का जो वर्चस्व है, और गांव देहात से आने वालों को किस किस तरह की परेशानियां, किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इसकी सच्चाई सामने आए। आपने कहा था कोई तो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इसका हिसाब किताब करे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। हिंदुस्तानियों को अमेरिका की नकल करने का बड़ा शौक है, और कुछ भी बात हो तो बस अमेरिका में ऐसा होता है। तो उन सबको जरा बता देना कि अमेरिका में ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री को, हर फैक्ट्री को, हर दुकान को हर साल बताना पड़ता है कि मेरे कितने एम्प्लॉइज हैं, उसमें से कितने व्हाइट हैं, कितने ब्लैक हैं। यह बताना कंपल्सरी है अमेरिका के अंदर। हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता भाई? मुझे क्यों नहीं पता लगना चाहिए कि IIT, IIM में जितने बच्चे जाते हैं उसमें से गांव में पढ़े हुए बच्चे कितने हैं और शहरों के पढ़े हुए बच्चे कितने हैं? क्यों नहीं मुझे पता लगना चाहिए कि वहां जिन लोगों ने 5000 साल तक इस देश में राज किया है उनके वंशज कितने हैं, और बाकी इस देश के 90% जो लोग हैं उनके वंशज कितने हैं? पता तो लगना चाहिए। और प्राइवेट नौकरी का भी पता लगना चाहिए। और यही बात हमने सन 2008 में सरकारी रपट में लिख के कही थी। वो रिपोर्ट आज भी है, जो गूगल करना चाहे सिर्फ लिख दीजिएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से उसका कोई ताल्लुक था नहीं, संयोग से सच्चर कमीशन ने बात कही थी, तो इसलिए माइनॉरिटी कमीशन ने वो अपॉइंट किया था, बाकी इसका कोई माइनॉरिटी से ताल्लुक नहीं है। और हमने उस रिपोर्ट में कहा था कि किसी माइनॉरिटी के लिए अलग से कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन इस देश में बनना चाहिए। साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा है, इंग्लैंड में है, दुनिया के तमाम देशों में बन रहा है। और उसका काम सिर्फ एक होना चाहिए कि पूरे देश के सामने
जो सामाजिक विषमता की तस्वीर हर साल संसद के सामने रखे। हमने तो कहा था कि उस कमीशन को आप SC ST कमीशन वगैरह जैसा मत बनाइए, इंडिविजुअल ग्रीवांस मत दिखवाइए उसको, केवल उसे ये रिपोर्ट देने को कहिए कि हर साल देश के सामने इस देश की जातीय विषमता, लैंगिक विषमता, औरत आदमी का फर्क, जाति का फर्क, शहर गांव का फर्क, इन सब चीजों की सच्चाई रखे। और ये इस देश में कंपल्सरी होना चाहिए कि प्राइवेट इंडस्ट्री को भी ये करना पड़े। प्राइवेट में रिजर्वेशन कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बहस हो सकती है। तत्काल रिजर्वेशन करना शायद बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा उसमें बहुत, लेकिन उसकी शुरुआत इससे की जानी चाहिए। पहले आप उनको रिजर्वेशन की बात मत कहिए, पहले उनसे सिर्फ कहिए नहीं आप आंकड़ा दे दीजिए, कोई रिजर्वेशन नहीं है। 5 साल आंकड़े तो मांग लीजिए उनसे, उन आंकड़ों का विश्लेषण तो कर लीजिए। उसके बाद जिन्होंने रिजर्वेशन मांगना है, जिन्होंने इस व्यवस्था को बदलना है, वो खुद सड़क पे आ जाएंगे, आंदोलन कर लेंगे उसके लिए। आप पहले आंकड़े तो लेना शुरू कीजिए। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, वो 2008 में रिपोर्ट दी गई थी, उसमें प्रोफेसर NR माधव मेनन ने बहुत शानदार काम किया था। सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं है, संसद में क्या कानून पास होना चाहिए उसका बिल भी बनाया हुआ है। तो जयंत जी, आप जब राज्यसभा में जा रहे हैं, एक भला काम आप करना, इसमें मनोज जी भी साथ हो जाएंगे, और कुछ नहीं, आप इसको एक प्राइवेट मेंबर बिल की तरह आप दोनों इसको पेश कर दीजिएगा। बिल बनाया है, वो NR माधव मेनन का बनाया हुआ बिल है, बहुत शानदार बिल है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। वो बिल आप सीधा संसद के अंदर रख दीजिएगा और कहिएगा कि भाई इसको पास करो। जब वो हो गया तो तत्कालिक सरकार को भी सांप सूंघ गया, उसने भी कुछ नहीं किया, ना कमीशन बना, ना उस रिपोर्ट के ऊपर एक पैसा टिप्पणी हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो बनी बनाई चीज है। मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने न सिर्फ चौधरी साहब को याद किया, बल्कि चौधरी साहब की विरासत के उस पक्ष को याद किया जिसे हम सब भूल गए हैं। उस पक्ष को याद करना, और मुझे प्रद्युत भाई की बात सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि देश का वो कोना है जहां चौधरी साहब की आवाज गूंजनी चाहिए। और उनके जो विचार थे, उनके विचार किसी एक इलाके, किसी एक समुदाय, किसी एक आर्थिक लोग के लिए भी नहीं थे। उनके विचार इस देश के नवनिर्माण के विचार थे। और प्रद्युत भाई के मुंह से वो बात सुन के मुझे लगा कि अब बात ठीक कोने तक पहुंची है, और हम सब संकल्प लें कि उस कोने तक बात को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।